आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि हिंदी और राजनीति शास्त्र की लगातार सीरीज अपलोड की जा रही है, उसी क्रम में राजनीति शास्त्र की ये अगली सीरीज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें हम अध्ययन करेंगे पिछले अगर लेक्चर की मैं बात करूं, उसी से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बातें बताई थी, जिसमें मैंने कुछ एक्ट का उसमें आपके सामने अध्ययन किया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 कॉर्नवालिस एक्ट, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ तक की बातें मैंने आप लोगों के सामने कर ली थी। अब इससे आगे की बातें करते हुए नेक्स्ट जो हमारा अगला जो लेक्चर अगला जो हमारा एक्ट आता है वो है आपका 1853 का चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अभी तक की जितनी भी बातें हैं आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के उसका अध्ययन जरूर करें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के तहत मैंने जो आपको 4 भाग बताए थे, 4 पोर्शंस में मैंने आपको संवैधानिक विकास बांट करके बताया था, जिसमें पहला जो पोर्शन था वो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, जो कब से कब तक चला था, 1757 से लेकर के हम देखेंगे 1857 तक भारत में किसका शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसी के तहत 1773 से लेकर के 1853 तक कंपनी के अधीन कुछ एक्ट आए थे, उन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, दूसरा आपका मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारे आपको बता दिए हैं, ज्यादा इसमें डिस्कशन ना करते हुए आगे की बातें में हम करते हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट में हम चलते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख बातें अगर मैं बताऊं तो आपके सामने, कंपनी के शासनकाल का ये चौथा क्या था, चार्टर एक्ट था। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें अगर बात की जाए तो ये फोर्थ होने के साथ साथ क्या था, लास्ट चार्टर एक्ट भी ये रहा। ठीक है, तो कंपनी के शासनकाल का यह चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसमें जो है कार्य किया गया, इसमें सबसे पहला कार्य क्या किया गया, अगर हम इसको देखें तो विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का, विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों का, विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों का, कार्यपालिका की शक्तियों का, विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का क्या किया गया, इसमें बंटवारा किया गया। या हम इसको देखेंगे तो शक्तियों को पृथक करने का प्रयास किया गया, विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को क्या करने का प्रयास किया गया, इसमें पृथक करने का प्रयास किया गया, किसमें, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, अच्छा, अब हम इसको समझते हैं कि विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को अलग करने का प्रयास कैसे किया गया। ठीक है, पहले हम सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट का अर्थ समझते हैं, और यहीं से आपको इसमें एक पॉइंट और निकल करके आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपका निकल करके आता है, भारत में संसदात्मक प्रणाली, भारत में संसदात्मक प्रणाली की शुरुआत, भारत में संसदात्मक प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस एक्ट के माध्यम से की गई। तो वो भी आपका कौन सा एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट। तो दो चीजें ध्यान रखेंगे, पहला 1853 के चार्टर एक्ट को देखें, अंतिम और कौन सा है, चौथा चार्टर एक्ट है और अंतिम है। ठीक, इसके तहत क्या हुआ, विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को पृथक किया गया, और भारत में क्या किया गया, संसदात्मक प्रणाली के पहले लक्षण किसमें दिखते हैं, आपका 1853 के चार्टर एक्ट में दिखते हैं। अच्छा, कैसे, तो मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ। देखिए, पिछले सारे लेक्चर से संबंधित मैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में जो प्रशासन चल रहा है उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा स्ट्रक्चर था 1853 से पहले का, सबसे ऊपर ब्रिटिश सम्राट, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद यहां पर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही है। फिर अगर इसको हम देखें तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया, कब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये काम कब किया गया, जल्दी से आप जो है अपना खुद ही जो है पिछले लेक्चर्स जो मैंने बताए हैं उसमें ये मैंने बताया है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 भागों में कब, किस एक्ट के तहत बांटा गया। तो ये आप खुद ही अब इसको सर्च कर लेना, जिन्हें याद नहीं है तो वो भी आप जो है इसको देख लेना पुराने लेक्चर्स को। या अगर मैं कहूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, या ईस्ट इंडिया कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कब बांटा गया। ठीक है, इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कितने मेंबर का था, 6 मेंबर का था। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा था, ब्रिटेन का सम्राट कर रहा था।
ठीक है। यहाँ पर सम्राट ऑब्लिक, यहाँ पर नीचे पे संसद भी एग्जिस्ट है, ब्रिटिश संसद, उसके नीचे EIC, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखें। इसके बाद यही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के मेंबर थे, ये क्या कर रहे थे, भारत में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर रहे थे। ऐसा ही तो चल रहा था, ये गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर रहे थे। अब इस गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने मेंबर थे, मैंने बताया था, एक तो गवर्नर जनरल था +3 प्लस एक और था 1, +3 + 1। 1 ये कौन था, जो पिछले उसमें अस्थाई विधि सदस्य। अब फिर से आपका ये काम हो गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में अस्थाई विधि सदस्य को कब जोड़ा गया। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप अपने से इसको सर्च करने की कोशिश करो। तो ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अभी क्या है, 1+4 का, और कहीं कहीं पर को इसको 1+5 इसलिए कहा जाता है, 6 सदस्य इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ भी कहा जाता था। तो इसमें कमांडर इन चीफ के नाम से भी एक पद इसमें रहता था, हालांकि वो दोनों काम गवर्नर जनरल के तहत हुआ करते थे। अब देखो क्या किया गया, ये आपकी क्या है, एक तरीके से विधायी भी यही है और कार्यपालिकी शक्ति भी इसके पास है। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहला, मतलब जो सबसे प्रमुख जो काम किया गया, वो क्या किया गया, विधायी और कार्यपालिका की शक्तियों को क्या किया गया, पृथक करने का प्रयास किया गया। वो कैसे किया गया, इस एक्ट के तहत एक प्रावधान किया गया कि गवर्नर परिषद की कार्यकारिणी में 6 अन्य सदस्यों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। क्या की जाएगी, 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। किस एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। मैं आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, यहीं से अगेन आपके और क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछेगा किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्यों की जो है आपको क्या की गई, व्यवस्था की गई, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत, 1853। अच्छा, इनको क्या कहा जाता था, विधायी पार्षद कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, इन 6 सदस्यों को क्या कहा जाता था, विधायी पार्षद, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कब बनाया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसीलिए क्या कहा जाता है, विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को पृथक करने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ भारत में संसदात्मक प्रणाली की जो थी आपकी शुरुआत किस अधिनियम से हुई, 1853 के चार्टर एक्ट से हुई। अच्छा, ये जो 6 सदस्य थे, अब इसमें से आपने देखो कितना आपने डीप चलना है इसमें। 2 सदस्य जो थे, 2 क्या थे इसमें, न्यायाधीश थे। 2 क्या थे इसमें, न्यायाधीश हुआ करते थे। एक तो कलकत्ता का जो मुख्य न्यायालय, जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, उसका एक मुख्य न्यायाधीश और उसी का एक और अन्य न्यायाधीश, इन 6 में। बाकी 4 जो हैं, 4 प्रांतों के इसमें प्रतिनिधि हुआ करते थे। बाकी 4 इसमें क्या हुआ करते थे, 4 प्रांतों के इसमें प्रतिनिधि रखे गए। जो कौन कौन से प्रांत थे, मद्रास, बंबई, कलकत्ता और आगरा। इन 4 प्रांतों के इसमें क्या करे गए, प्रतिनिधि रखे गए। हालांकि ये प्रतिनिधि सरकारी ही हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ही इनको जो है नियुक्त करता था। लेकिन इन प्रांतों को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो अगर हम देखें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव शासन कहें तो यहां से भी एक शुरुआत मानी जाती है उसकी 1853 से। साथ ही साथ 1892 के एक्ट में भी प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत वहां से भी मानी जाती है। प्रतिनिधि शासन और प्रतिनिधि सरकार, इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। प्रतिनिधि शासन की शुरुआत कहां से, 1853, और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पर लाए गए, 1892 के भारत शासन अधिनियम से। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 4 जो 6 अन्य सदस्य लाए गए, यानी अब यहां पर सदस्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 12, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल की परिषद कैसी थी, 1+4 की थी। चौथा जो विधि सदस्य था वो अस्थायी विधि सदस्य था, 1833 के चार्टर एक्ट में जिसको नियुक्त किया गया था। यानी अब सीधे सीधे ये कहा जाता है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को, तो सीधे सीधे ये कहा जाता है इस एक्ट के तहत या इस चार्टर एक्ट के तहत 12 सदस्यीय, क्या कहा जाता है, 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधायी परिषद, 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधायी परिषद, 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधायी परिषद किस एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 12 सदस्यीय, इसको पूरा नाम दिया जाता है अखिल भारतीय विधायी परिषद का गठन किया गया। तो आपसे सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है कि 12 सदस्यीय अखिल भारतीय परिषद का गठन कब किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट से किया गया।
इस अखिल भारतीय परिषद के गठन का उद्देश्य क्या था? विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को क्या करना? पृथक करना। जब ये काम किया गया तो तब हम क्या कहेंगे कि भारत में संसदात्मक प्रणाली की क्या की गई? शुरुआत की गई। और इस अखिल भारतीय विधायी परिषद को ही क्या कहा जाता था? छोटी संसद के तौर पर काम करेगी। क्या कहा गया? यह अखिल भारतीय विधायी परिषद किसके तौर पर काम करेगी? छोटी संसद के तौर पर काम करेगी। अब इसमें से 12 सदस्य कौन कौन थे? एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1+5 की तरफ आप चलेंगे, जिसमें कमांडर इन चीफ को इंक्लूड करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल की परिषद। तो ये क्या थी? गवर्नर जनरल की परिषद, जो आज तक क्या थी? स्वतंत्र रूप से विधायी भी थी और कार्यपालिकी शक्तियां भी इसके पास थी। ठीक है। दूसरी तरफ आप जो 6 मेंबर आए, ये कौन आए? 2 आपके न्यायाधीश आए, 2 न्यायाधीश आए और 4 प्रांतों के प्रतिनिधि आए, 4 प्रांतों से प्रतिनिधि आए। ठीक है। अब देखिए अंदर क्या है, अगर कभी आपसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है, या हायर लेवल का एग्जाम हो जाता है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय 1853 में यह व्यवस्था की गई थी कि इनको जब भी गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसकी बैठक में इनको बुलाया जाएगा, लेकिन इनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। मतदान ये नहीं कर सकते थे, मतदान करने का अधिकार इनको नहीं था। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को, कभी आपसे पूछ लेंगे मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। अच्छा, अब क्या होगा? देखो भारत के संवैधानिक विकास के तहत अब क्या होगा? देखो धीरे धीरे 1861 का जब भारत शासन अधिनियम आएगा तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी इन सदस्यों की। धीरे धीरे क्या होगा? इन सदस्यों में भारतीय रखे जाएंगे, धीरे धीरे कुछ भारतीय कुछ अंग्रेज। 1892 में क्या होगा? यही अखिल भारतीय विधायी परिषद धीरे 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 बड़ा आकार लेगी। अभी इसमें कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर है विधायी के। धीरे धीरे इसको अधिकतम 12 कर देंगे, 16 कर देंगे, 60 कर देंगे, फिर धीरे 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 145 मेंबर कर देंगे। तो आगे चल करके इसमें भारतीय आना शुरू हो जाएंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी तो भारतीय लोग इसके लिए विरोध करना शुरू कर देंगे कि हमें जो अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो धीरे धीरे इसमें भारतीय आना शामिल हो जाएंगे। भारतीय आने के बाद धीरे 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 भारत की आजादी के बाद यही जो आपका स्ट्रक्चर है, ये किसका एक रूप ले लेता है? भारत की संसद का रूप ले लेता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? भारत का संवैधानिक विकास हम इसको कहते हैं। अभी इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लागू नहीं है। अभी गवर्नर जनरल ही अपनी मर्जी से जो है प्रांतों के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिटिशर्स को ही नियुक्त करेंगे। लेकिन एक आप ये कहेंगे कि संसदात्मक प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट से क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, जिसमें विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। बहुत ज्यादा डीप पॉइंट है, वन लाइनर में क्या क्या याद रखेंगे? चौथा और अंतिम, बाकी ये आपकी चीजें नोट होनी चाहिए समझने के साथ साथ। अब इसके साथ अगली चीजें हम समझते हैं कि और इसमें क्या चेंजेस किए गए। तो 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधायी परिषद की स्थापना, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा आपका ये शानदार सा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, मैंने कहा था कि उसमें अगर आप 1+3 का स्ट्रक्चर देखें तो एक अन्य सदस्य को इसमें इंक्लूड किया गया था, जो क्या था? विधि सदस्य था। जो क्या था? आपका विधि सदस्य हुआ करता था। लेकिन इसको जब नियुक्त किया गया था इस विधि सदस्य को, तो ये आपका कैसा था? अस्थाई। कौन से सन की बात कर रहा हूं मैं? सन 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में उसमें क्या प्रावधान किया गया था? गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक अस्थाई विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। और वो अस्थाई विधि सदस्य कौन था? याद करो, लॉर्ड मैकॉले। इसी लॉर्ड मैकॉले को 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया? स्थायी विधि सदस्य बना दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकॉले को गवर्नर जनरल का क्या कर दिया गया? स्थायी विधि सदस्य बना दिया। अच्छा, स्थायी विधि सदस्य बनाने का अर्थ क्या है? फिर इसको गवर्नर जनरल की परिषद में मतदान का अधिकार दे दिया। अब ये उसके बाद क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। आपका जब मीटिंगें होती हैं, जैसे संसद की जो है, संसद में कोई बिल पेश करना होता है ना, तो उसमें वोटिंग होती है। ऐसे ही उस समय बिल, अगर कोई गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की परिषद में कोई बिल लाया जाएगा तो इसके स्थायी होने का मतलब क्या हो गया? इसको मतदान का अधिकार दे दिया गया। यानी क्वेश्चन को दो तरीके से अगर आपके सामने पूछ दिया जाए कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को स्थायी कब किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट से। अच्छा, या वो पूछ दे कि मतदान का अधिकार किस वर्ष से दिया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसमें मतदान दिया गया। साथ ही साथ मैंने आपको 1833 में एक और प्रावधान बताया था, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के सिलेक्शन के लिए, ठीक है, उनके सिलेक्शन के लिए रंग, धर्म और वंश, इनके आधार को क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि रंग, धर्म और वंश के आधार पर कोई भी
आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, इसको आधार हटा दिया, पद पर नियुक्त होने का आधार हटा दिया। लेकिन मैंने क्या कहा, वो उस समय लागू नहीं हो पाया। तो ये नियम कब से लागू हुआ, 1853 के चार्टर एक्ट से। तो इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किस एक्ट के माध्यम से हुआ, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसी के बाद अगला जो स्टेप किया गया, 1854 ईस्वी में मैकॉले समिति का भी क्या किया गया, गठन किया गया। इसी कार्य के लिए मैकॉले समिति का गठन किया गया। यानी अब भारतीय भी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं, या आईसीएस हम उसको कहते थे उस समय, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए क्या कर सकते हैं उस समय, अब वो अपना भी फॉर्म भर सकते हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। और 1854 में इसी कार्य के लिए किस प्रकार से इसका जो है निर्धारण होगा, इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकॉले समिति का भी क्या किया गया, गठन किया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। इसके तहत देखो, इसी बीच अगर मैं बात करूं 1833 से लेकर के 1853 के बीच में, तो सिंध का विलय हुआ था भारत में सन 1843 ईस्वी में, एलन बोरो के समय में। पंजाब का विलय हुआ था द्वितीय आंग्ल पंजाब वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख वॉर के बाद डलहौजी के द्वारा पंजाब का विलय किया गया था। तो ये प्रांत बनाए गए। साथ ही साथ असम प्रांत भारत में शामिल हुआ था इसके बाद। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये सारे प्रांत उस समय, जो मध्य प्रांत भी भारत में इसी समय शामिल किया गया। मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वो भी इसी समय जो है भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो नए प्रांत बनाने का अधिकार भी यहां से दिया गया। साथ ही साथ अगला स्टेप देखेंगे, अगला जो था, गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार दिया गया कि वो प्रांतों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सके। इसी क्रम में सन 1854 ईस्वी में बंगाल के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए अलग से क्या किया गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या की गई, नियुक्ति की गई। तो ऑल ओवर 1853 का चार्टर एक्ट इतनी सारी बातों के लिए जाना जाता है। और आप ये कहेंगे कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था की नींव रखने वाला एक्ट कौन सा था, चार्टर एक्ट। कारण इसमें सबसे पहले विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों का क्या किया गया, अलग अलग करके क्या किया गया, सेपरेशन कर दिया गया। जैसे मैंने आपको सरकार के अंग बताए थे ना, विधायी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो पहली बार अभी तक क्या हो रहा था, 1853 से पहले विधायिका भी वही थी, कार्यपालिका भी वही थी। लेकिन 1853 के एक्ट में क्या कहा, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्य शामिल होंगे जो विधायी पार्षद कहलाएंगे। और उनका काम क्या होगा, विधि बनाने समय विचार विमर्श करना। लेकिन वो मतदान का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। अब ये लड़ाई मतदान की चलते रहेगी। पहले लड़ाई क्या होगी कि इस विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाए, भारतीयों को शामिल करने की लड़ाई होगी। किस माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद लड़ाई क्या होगी, अभी जो भारतीय आए हैं वो उसमें क्या कर सकें, मतदान कर सकें। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप इसमें देखेंगे पहले भारतीय जो इसमें शामिल हुए, उसके बाद आप देखेंगे आगे चल करके केंद्रीय विधान जो आपका ये परिषद बना, यही आगे चल करके केंद्रीय विधान परिषद बनी। बाद में हमने इसी को संसद के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो ये समझने की बात है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ विधि सदस्य को स्थायी कर दिया, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ कर दिया गया। 1854 में मैकॉले समिति बनाई गई, नए प्रांत बनाने का अधिकार इसी के तहत मिला। 1854 में बंगाल के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। या इसका क्वेश्चन एक तरीके से और आता है, 1854 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, तो सीधा सीधा प्रश्न, घुमा के प्रश्न कैसा आ जाता है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे बहुत हायर, जैसे आपके सीडीएस वगैरह है, इन एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के पदभार से कब मुक्त किया गया। 1854 में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया बंगाल के लिए, तो इसका मतलब ये था कि गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के पदभार से अब क्या है, मुक्त है। उसने अपने लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एक वहां पर रख दिया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद बहुत ज्यादा एक आप कहेंगे कि परिवर्तन आया उसके बाद भारत में। ठीक है, और चेंजेस क्या हुए उसको समझते हैं। देखिए 1853 के बाद अगर हम आगे चलें, अच्छा एक चीज और, 1853 में आप ये देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर ये जो है पारित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, आपसे पूछ देंगे अगर 1853 का एक्ट जो है
किस गवर्नर जनरल की सिफारिशों पर पारित हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी की सिफारिशों पर ये पारित हुआ। डलहौजी का अगर हम बात करें, थोड़े बहुत इसके पॉइंट आप नोट कर लेना अलग से। सबसे ज्यादा यंग गवर्नर जनरल ये रहा, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड इनका जो है, रैमजे मैकडोनाल्ड इनका वास्तविक नाम था, और सबसे युवा गवर्नर जनरल रैमजे मैकडोनाल्ड, सबसे युवा गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट आप इनके बारे में जानना चाहें तो राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य, ये सब इतिहास का पॉइंट है, ठीक है। इतिहास, और वैसे आप देखेंगे इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो ये वाला फेज है, दोनों एक ही पैरेलल चलते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेबल है। राज्य हड़प नीति आई, ठीक है। राज्य हड़प नीति के तहत इन्होंने सबसे पहले सूरत का अधिग्रहण करा। इसके साथ ही साथ इन्होंने लैक्स लॉ की कानून पारित करा। लैक्स लॉ की, सब एक नंबर के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, कानून आप इतिहास में पढ़ोगे। लैक्स लॉ की कानून इन्होंने दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्हें भारत में रेल व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, रेल का जनक। डाक, तार और विद्युत, इसका जनक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी को लेकर के कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, सन 1857 का एक साल आता है, 1857 का एक ईयर आता है, इसको हम कहते हैं क्रांति का ईयर। भारत में क्या हुई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध क्या हुआ था, आपका एक क्रांति हुई थी, जिसे हम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, देखो अगर आप देखो 1773 से जैसे जैसे एक्ट आ रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को धीरे धीरे क्या कर रही थी, कम कर रही थी। और जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश सम्राट को यह मौका मिल गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक जो प्रभुत्व है, राजनीतिक उन्होंने जो वहां पर को अधिकार किया हुआ है, उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। 1857 के रिवॉल्ट में उन्होंने ये चीज को बहुत अच्छे से जो है उसको यूटिलाइज करा। उसके बाद 1857 की क्रांति होने के बाद 1858 ईस्वी में जो एक्ट आया, 1858 ईस्वी में जो एक्ट आया उसको हम कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसको हम क्या कहते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम। कारण 1857 का रिवॉल्ट, और ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने करना क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना था। रिवॉल्ट उनको बहाना मिल गया, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारत का प्रशासन सही तरीके से कर नहीं पा रहे, संचालित नहीं कर पा रहे, इसलिए इतना बड़ा विद्रोह हो गया, ठीक है। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के फैक्ट आपको यहीं से मिल जाएंगे, इसके कारण के पीछे। अब इसके अंदर क्या चेंजेस हुए होंगे समझने का प्रयास करते हैं। कारण क्या था, अच्छा एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की फेज की तरफ भी अगर हम देख लें एक्ट में जाने से पहले, तो पहला फेज क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, 1773 से लेकर के 1853 का, जो मैंने आपको क्या बताया था, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। नेक्स्ट मैंने फेज क्या बताया था, 1858 से 1947, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश सम्राट के अधीन संवैधानिक विकास। ये अब हम सेकेंड फेज में एंटर कर रहे हैं, ब्रिटिश सम्राट के अधीन संवैधानिक विकास। इस सेकंड फेज का हम अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, एक्ट के नामों में भी आपको अंतर मिलेगा। अभी तक देखो क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, लेकिन अब जो भी एक्ट आएंगे उसको या तो हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं या भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। यानी इस एक्ट के बाद ब्रिटिश संसद ने यह तय किया कि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन नहीं करेंगे। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं बल्कि सीधा सीधा भारत की जनता के लिए कानून बनाएंगे। ब्रिटिश संसद से अभी तक जो भी कानून पारित हो रहे थे, आपने गौर किया होगा, वो किसके लिए पारित हो रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन संबंधी कानून पारित हो रहे थे। लेकिन अब जो भी कानून पारित होगा वो सीधे सीधे भारत की जनता के लिए पारित होगा। और इसीलिए इस एक्ट में ये भी कहा गया, जब महारानी विक्टोरिया उस समय थी तो उनके द्वारा कहा गया कि समस्त भारत की जनता जो है उनकी क्या है, संतान है। सीधे सीधे अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की जनता के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को इस एक्ट की घोषणा हुई। कहां पर हुई, इलाहाबाद में। और किसके द्वारा की गई, उस समय लॉर्ड केनिंग भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा इस एक्ट की घोषणा की गई। और इस एक्ट का था जो आपका शीर्षक था वो था आपका एन एक्ट फॉर द
एन एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, मतलब आप ये समझें कि इस एक्ट से एक सडन चेंज होता है ना, जैसे संक्रामक स्टेज होती है, बस ये उसने आप ये कहें कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में भारत के संवैधानिक विकास को डाल दिया। ठीक है, और भारत के शासन प्रशासन के साथ भी यही घटना हुई। अब सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगी, भारत के लिए नियम कानून बनाएगी। तो इनके कुछ, इसके एक्ट के कुछ प्रावधानों की ओर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले कंपनी का जो द्वैध शासन था, कंपनी का द्वैध शासन, इसको क्या कर दिया गया, हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का द्वैध शासन मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हुआ करता था, तो अभी संस्था की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रशासन सीधे किसने संभाल लिया, बोर्ड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगी, व्यापार देखेगी। तो कंपनी के द्वैध शासन को यहाँ से क्या कर दिया गया, सीधा सीधा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ अगला जो स्टेप था वो ये किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का जो गवर्नर जनरल है, अब से वो क्या कहलाएगा, वायसरॉय कहलाएगा। अब से वो क्या कहलाएगा, वायसरॉय कहलाएगा। भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा, वायसरॉय कहलाएगा। अब गवर्नर जनरल जो था भारत का, वो वायसरॉय भी कहलाएगा और गवर्नर जनरल भी कहलाएगा। अब वो कैसे, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन ये करें कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय नाम दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी में जो है द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त। उसके बाद कंपनी के द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब अगला जो किया गया वो क्या किया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया, जो कहां पर बैठेगी, इंग्लैंड में बैठेगी। ये 15 सदस्यीय भारत परिषद कहां पर बैठेगी, इंग्लैंड में बैठेगी। इसके जो 15 सदस्य होंगे, इसमें से 8 और 7, इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर देंगे। 8 सदस्य जो इसमें चुने जाते थे, ये चुने जाते थे ब्रिटिश के सम्राट के द्वारा। ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपने नोट्स इसको मेंटेन करने हैं। और 7 जो सदस्य होते थे, ये चुने जाते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इसका कारण आप देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चुनने का कारण की तरफ चले। प्रशासन तो समाप्त ही कर दिया था कि जो है प्रशासन में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन ही किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, आप इस कहें कि अगर उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए अधिकार दिया गया कि भारत परिषद के जो 15 सदस्य होंगे वो आपके कैसे रहेंगे, 8 सम्राट चुनेगा, 7 कौन चुनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनेगा, और इनका जो हेड होगा उस पद का नाम दिया गया भारत सचिव। उस पद का क्या नाम दिया गया, भारत सचिव करके उस पद का नाम दिया गया। और यह एक सलाहकारी परिषद थी, ध्यान रखना, आदेशकारी या आदेश देने वाली परिषद नहीं थी। ये कैसी परिषद थी, सलाहकारी परिषद थी। 15 सदस्यीय भारत परिषद कैसी परिषद थी, सलाहकारी परिषद थी। 15 में से 8 सदस्य कौन चुनेगा, ब्रिटिश सम्राट, बाकी 7 सदस्य कौन चुनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ये जो भारत सचिव होता था, ये कौन होता था, ये एक राज्य स्तर का मंत्री होता था, या इसको हम राज्य मंत्री कहेंगे। उस समय कौन होता था भारत सचिव, राज्य। बहुत बहुत ज्यादा आप समझेंगे कि डीप से डीप क्वेश्चंस आपने यहाँ से तैयार करने हैं। 15 सदस्यीय भारत परिषद सलाहकारी थी या आदेशात्मक थी, कैसी थी, सलाहकारी परिषद थी, सलाह दे सकती थी, इसकी सलाह को मानना न मानना भारत सचिव के लिए बाध्यकारी नहीं था। साथ ही साथ भारत सचिव क्या होता था, एक राज्य स्तर का मंत्री होता था, जो किसके प्रति उत्तरदायी होता था, इसका उत्तरदायित्व तो किसके प्रति तय किया गया, इसका उत्तरदायित्व तो भारत की जनता के प्रति तय नहीं की था, किसके प्रति था, ब्रिटिश संसद की तरफ था। इसका उत्तरदायित्व किसके प्रति था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके प्रति थी, जवाबदेही किसके प्रति थी, ब्रिटिश संसद के प्रति। साथ ही साथ तीसरा इसका प्रमुख काम मैं इसको बताऊं तो भारत का प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करना, कहां पर, ब्रिटिश संसद में भारत का बजट प्रस्तुत करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, भारत सचिव के द्वारा किया जाता था। साथ ही साथ इस भारत परिषद का वेतन कहां से दिया जाता था, पूरी भारत परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। कहां से दिया जाता था, भारत के राजस्व से दिया जाता था। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए, ये जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, परीक्षावाणी पढ़ते हैं,
और आप सुभाष कश्यप पढ़ते हैं, ये सारे एनसीईआरटी सबसे कंबाइन करके मैं आपको इसके फैक्ट बता रहा हूँ। आपको अदरवाइज कोई अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन फैक्ट्स को तैयार जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ वैसे कर लें तो। ठीक है, क्या था, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। सबसे पहले द्वैध शासन समाप्त किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार तक उसने क्या कर दिया, सीमित कर दिया। ये फैक्ट की बात है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहां पर घोषणा हुई थी, इलाहाबाद में इसकी घोषणा की गई, जिसमें उन्होंने समस्त भारत की जनता को क्या कहा, अपनी संतान कहा। गवर्नर जनरल को एक नाम और दे दिया गया, गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय, दोनों नाम से वो जाना जाएगा। 15 सदस्यीय भारत परिषद कहाँ बनाई गई, इंग्लैंड में बनाई गई, जो कैसी थी, सलाहकारी परिषद थी, जिसका प्रमुख कौन होता था, भारत सचिव कहलाता था। भारत सचिव कैसा होता था, राज्य स्तर का एक मंत्री होता था, जिसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति होता था। और भारत का प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करने का काम किसका होता था, भारत सचिव का होता था। भारत परिषद के 8 सदस्य जो है सम्राट चुनता था, 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनता था, और इनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। याद रखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना किस एक्ट के तहत तय किया गया था। अब आप पिछले लेक्चर में जाएंगे, आपको इसका आंसर वहां मिल जाएगा। और वो उसी तर्ज पर इसका वेतन भी कहां से, भारत। इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध होगा और आगे चल करके ये चेंज हो जाएगा। और कब चेंज होगा वो हम देखेंगे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होगा तब ये सिस्टम फिर वो थोड़ा सा चेंज करेंगे विरोध करने के बाद। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल और वायसरॉय, ये आपका कैसे, मैंने क्या बताया अभी तक, गवर्नर जनरल का इतिहास आपने देखा। अब इससे जुड़े मैं कुछ प्रश्न आपके सामने डिस्कस करता हूँ, आंसर आप ही लोग अपने खुद तैयार करेंगे पिछले लेक्चर से। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, नंबर 1। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, नंबर 2। भारत का बंगाल का अगर आप देखें अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, नंबर 3। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये 4 आपने प्रश्नों का आंसर मेरे पुराने लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं गवर्नर जनरल ऑब्लिक वायसरॉय, क्या कहा गया इस एक्ट के तहत। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह कहा गया कि गवर्नर जनरल को एक और नाम दे दिया, वायसरॉय। गवर्नर जनरल मींस गवर्निंग अथॉरिटी। वायसरॉय का जो आपका अर्थ होता था, इसका अर्थ होता था वायसरॉय का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, यानी रानी का प्रतिनिधि इसे कहा जाता था। इसका अगर हम हिंदी में तोड़ें तो इसको बोला जाता था रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, सिस्टम क्या चेंज हो रहा है ये बिल्कुल दिमाग में रखें, महसूस करें कि आप अभी वहां पर खड़े हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल, वायसरॉय, वायसरॉय को क्या कहा गया, रानी का प्रतिनिधि। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रिटिशर्स की सोच बताता हूं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश संसद ने क्या एक निर्णय लिया था। 1857 का जब विद्रोह हुआ था, विद्रोह के बाद इस एक्ट में एक बात ये भी कही गई थी, जब आप इतिहास में इस एक्ट को बहुत डीपली पढ़ेंगे तो अधिग्रहण की नीति उन्होंने क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी। ब्रिटेन की महारानी ने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिशर्स जो है भारत के किसी भी नए क्षेत्र को अब नहीं जीतेंगे। ठीक है, जितना क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता है उसी पर वो क्या करेंगे, शासन करेंगे। नए क्षेत्र को हम अपने में नहीं मिलाएंगे, यानी कोई भी भारत का जो कोई भी क्षेत्र है वो अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। अधिग्रहण ही तो एक कारण था ना, धीरे देखो 1857 के विद्रोह में चलेंगे अगर, अधिग्रहण की नीति क्यों, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब अवध का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो ये 1857 के विद्रोह का एक बहुत प्रमुख कारण बना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना था, अधिक से अधिक दोहन करना था आर्थिक संसाधनों का, साथ ही साथ पॉलिटिकल तो वो हो गए थे, उसके साथ साथ उन्हें आर्थिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन भी उन्हें करना था भारत से उनकी नीड पूरी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम अधिग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जितना क्षेत्र है उसी पर हम जो है वो शासन करेंगे। इसलिए 1857 के बाद आप देखोगे कोई भी युद्ध नहीं होगा। ठीक है, बहुत शांतिपूर्वक वो है, उसके बाद शासन चलेगा, युद्ध की नीतियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें तो अधिग्रहण नहीं होगा, तो उस समय अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 2 चीजें छोड़ी थी। एक तो थे प्रांत, प्रिंसली या उनको स्टेट कहा जाता था, प्रोविंस या प्रेसिडेंसी उनको कहा जाता था। ठीक है, प्रोविंस करके या प्रेसिडेंसी, और दूसरा था आपका प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें। अब देखो प्रांतों में क्या होता था, प्रांत मींस जैसे बंबई, बंगाल, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। इन प्रांतों में ब्रिटिशर्स का क्या होता था, सीधा नियंत्रण होता था, यानी यहाँ पर
ब्रिटिशर्स क्या करते थे, नियम कानून जो है सीधे नियंत्रण के तौर पर, एक तो केंद्र होता था, उसके साथ साथ प्रांत होते थे, प्रांतों में जहां पर उनका सीधा जो है हस्तक्षेप है। रियासतें क्या होती थी, जहां पर सीधा नियंत्रण नहीं है, सीधा नियंत्रण आपका क्या है, नहीं है, उनको क्या बोलते थे हम, रियासतें बोलते थे। ठीक है, इनडायरेक्टली जहां पर ब्रिटिशर्स का शासन हो रहा है, बाकी आप हिस्ट्री में समझेंगे। लेकिन ये समझाने का रीजन मेरा ये है कि जब गवर्नर जनरल वायसरॉय एक ही व्यक्ति होगा, अलग अलग नहीं होंगे, और पहला गवर्नर जनरल जो वायसरॉय भी बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो वायसरॉय बना, वो कौन थे, लॉर्ड केनिंग। तो लॉर्ड केनिंग यदि प्रांतों में शासन करेंगे, जिस समय वो प्रांतों में या नियम कानून बनाएंगे, तब वो क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। उस समय हम उनको क्या नाम देंगे, गवर्नर जनरल नाम देंगे। लेकिन यदि वही व्यक्ति, वही गवर्नर जनरल, जहां पर ब्रिटिशर्स का सीधा नियंत्रण नहीं है, वहां पर वह क्या कहलाएगा, वायसरॉय कहलाएगा। सिंपल सी बात है, वही व्यक्ति गवर्नर जनरल भी होगा, वही व्यक्ति वायसरॉय भी होगा। रियासतों में वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाएगा कि उनका, तो वो क्या कहलाएगा, वायसरॉय कहलाएगा। प्रांतों में उसका क्या सीधा नियंत्रण है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने कानून बनाना है, तब वो वहां पर क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल आपका वो कहलाएगा। ठीक है, इसको समझिए। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो वायसरॉय भी बना, लॉर्ड केनिंग। अब एक आपने एक क्वेश्चन और तैयार रखना है अपने लिए। क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था जो कंपनी का सेनापति भी बना। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना, बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था जो कंपनी का सेनापति भी बना, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो 1853 और 1858 के चार्टर एक्ट को हमने 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत शासन अधिनियम हमने जो है अभी समझा है। अच्छा, इसके यहाँ भारत शासन अधिनियम 1858 के भारत शासन अधिनियम से अगर मैं एक चीज और जोड़ूं, तो इसमें केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को फिर से एक रूप दिया गया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था या केंद्रीकृत नौकरशाही शब्द भी इसके लिए यूज किया जाता है। केंद्रीकृत नौकरशाही एक तरीके से क्या की गई, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीकृत नौकरशाही या केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया। याद कीजिए, भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस एक्ट में आई, 1833 में। अब इसके शीर्ष पर कौन होता था, तो भारत सचिव। इसके शीर्ष पर कौन व्यक्ति होता था, भारत सचिव इसके शीर्ष पर होता था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। 1853 और 1858 का भारत शासन अधिनियम। चेंजेस हो चुके हैं, 1857 की क्रांति हो गई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के शासन को सीधा सीधा जो है क्या कर दिया है, अपने अधिकार में, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। यही बात बताता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। बहुत सारे आपके प्रश्न यहाँ से तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं। ठीक है, इसमें जो अगला जो आपका एक्ट आता है, नेक्स्ट जो आपका एक्ट है, उसको हम कहते हैं 1861 का, 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब जितने भी देखो एक्ट आएंगे ना, वो सारे भारत शासन अधिनियम उसका टाइटल होगा। ठीक है, तो 1861 का जो भारत शासन अधिनियम रहा, इसके थोड़ा सा कारणों पर चलते हैं। इसके कारण या इसके उद्देश्य की तरफ देखें तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जनता से नजदीकी स्थापित करना। सबसे पहला इसका उद्देश्य इसका क्या था, ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिशर्स का भारत की जनता से नजदीकी जो है वो बढ़ाना। यानी उनको ये बताना, इनको ये साबित करना कि ब्रिटिश जो सरकार है वो भारतीय हितों के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था, ताकि धीरे धीरे कोई आने वाले समय में 1857 जैसा कोई रिवॉल्ट उन्हें फेस न करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कुछ चेंजेस किए, तो सबसे पहले वन लाइनर्स में मैं इसको बता देता हूं आपको। इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या लाई गई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लाई गई, या इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या पोर्टफोलियो, या हम इसको कहते हैं विभागीय व्यवस्था, या हम इसको क्या कहते हैं, विभागीय व्यवस्था। इसके जनक कौन कहे जाते हैं, लॉर्ड केनिंग। पहला आप समझे, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय व्यवस्था, इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई।
साथ ही साथ दूसरा इसमें जो चेंज किया गया वो आपका किया गया, भारतीयों को विधायी परिषद में, भारतीयों को विधायी परिषद में प्रतिनिधित्व, इसके तहत और क्या किया गया, भारतीयों को विधायी परिषद में क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको पॉइंट को समझ लें, इसको नोट कर लें। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय व्यवस्था कब, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसका जनक हम किसको कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। उसके अलावा भारतीयों को विधायी परिषद में क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया। तो इसको समझते हैं इन दोनों बातों को। सबसे पहला विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को भी पढ़ेंगे और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी समझेंगे। विधायी परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्वेश्चन आता है कि विधायी परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कब लागू किया गया, और साथ ही साथ विभागीय व्यवस्था या विधायी शक्तियों का बंटवारा, विधायी शक्ति का बंटवारा, और अगला इसको हम, इसी को हम कह देते हैं विकेंद्रीकृत व्यवस्था। ये कब लागू गई और लागू की गई और कैसे लागू की गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका एक्ट है, भारत शासन अधिनियम। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लागू किया गया, साथ ही साथ विधायी शक्ति, एक तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, पोर्टफोलियो सिस्टम है या विभागीय व्यवस्था है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा ये स्टेटमेंट दिया है, विधायी शक्ति का इसके तहत क्या किया गया, बंटवारा किया गया, विकेंद्रीकृत व्यवस्था की। चलिए अब इसको समझते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्य जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, विधायी पार्षद कहेंगे, जो छोटी संसद के तौर पर काम करेगी। अब देखो, इन्हीं 6 विधायी परिषद पार्षदों में, या वो जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें ये कहा गया कि इसमें जो अतिरिक्त सदस्य हैं, टोटल अभी तक कितने मेंबर थे, 12, जिसमें 6 क्या थे, विधायी पार्षद थे। 1853 का चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी होगी, अब न्यूनतम कितनी रखी जाएगी, 6 रखी जाएगी, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। इन विधायी पार्षदों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, 6 होगी, अधिकतम कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। किस एक्ट के तहत, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसी क्रम में जो मैंने आपको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहा, ये कहां से निकल करके आया, लॉर्ड कैनिंग ने इस विधायी परिषद में, लॉर्ड कैनिंग ने इस विधायी परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को प्रवेश दिलाया। हालांकि यहां पर तक इसके लिए कोई निर्वाचन नहीं होता था, गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट करेगा। निर्वाचन होना शुरू होगा 1892 से, यहाँ पर आने के लिए, विधायी परिषद में आने के लिए। ठीक है, तो पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, 3 भारतीयों को यहाँ पर क्या दिया, प्रतिनिधित्व दिया। इसलिए हम कहते हैं कि विधायी परिषद में, अखिल भारतीय विधायी परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब हुई, या इसको हम कह देते हैं अखिल भारतीय विधायी परिषद के साथ साथ हम इसको कह देते हैं केंद्रीय विधायी परिषद भी कभी कभी पूछा जाता है। और 1861 में ही क्या हुआ, केंद्रीय विधायी परिषद अलग बनी और विधायी शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकृत व्यवस्था आई, तो आपका प्रांतीय विधायी परिषद अलग बनी, प्रांतों के लिए प्रांतीय विधायी। जैसे आप देख रहे हैं ना, हमारे देश में क्या है, एक तो संसद है जो केंद्र सरकार के लिए, साथ ही साथ राज्यों में भी तो विधायी परिषद है, उसका यहां से आपका प्रावधान, यहां से 1861 से वो भी आपका एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो साथ साथ विधायी परिषद, तो इसमें जो 3 भारतीय थे वो कौन कौन से थे, एक तो इसमें थे बनारस के राजा, दूसरे इसमें थे आपके पटियाला के महाराज, पटियाला के, तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका सर दिनकर राव। तीसरे व्यक्ति का नाम क्या था, सर दिनकर राव। ये किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, और सर दिनकर राव को अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई, नाइटहुड की उपाधि भी दी गई। तो समझ रहे हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कैसे लागू हुआ, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लागू हुआ आपका 1861 में, जहां पर
लॉर्ड केनिंग ने केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 करी और अधिकतम 12 करी, और इसमें 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। साथ ही साथ विधायी शक्ति का बंटवारा या विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को कैसे अपनाया, तो ये देखेंगे बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां दी गई। बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को क्या दी गई, विधायी शक्तियां यहां पर को दी गई। विधि बनाने के लिए बंबई और मद्रास को क्या दे दिए गए, विषय दे दिए गए कि आप इनमें विधि बनाओगे। साथ ही साथ इन्होंने भी अपनी एक विधायी प्रांतीय परिषद बनाई, विधायी प्रांतीय परिषद इन्होंने बनानी शुरू कर दी, जिसमें कुछ मेंबर्स तय किए गए। इतना डीप हम नहीं जाएंगे कि प्रांतीय परिषदों में मेंबरों की संख्या कितनी थी, ठीक है। फिर आगे चल करके 1919 का भारत शासन अधिनियम जब आप पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन कर दिया गया, केंद्र में नहीं था। फिर उन्होंने क्या करा, 1935 में प्रांतों में से द्वैध शासन हटा के कहाँ कर दिया, केंद्र में कर दिया। तो यानी आप 1861 में एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें कि क्या हो रहा है। सबसे ऊपर आपका क्या है, ब्रिटिश सम्राट, ठीक है। 1858 के बाद से तो यही हो गया, ब्रिटिश संसद नियम बना रही है। अब ब्रिटिश संसद जो नियम बना रही है उसमें उन्होंने 2 चीजें कर दी 1861 में। जो केंद्रीय विधायी परिषद थी, ठीक है, जो केंद्रीय आपका विधायी परिषद थी उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लागू कर दिया। ये केंद्रीय विधायी परिषद बनी कब थी, तो हमारा आंसर होगा 1853 में, ठीक है ना। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कब लागू हुआ, तो 1861 में। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के तौर पर कौन से 3 लोग इसमें शामिल हुए, तो ये 3 लोग इसमें शामिल हुए। साथ ही साथ 1861 तक ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कैसा था, केंद्रीकृत, यानी केवल एक केंद्र ही था जो क्या करेगा, कानून बनाएगा। लेकिन 1857 का रिवॉल्ट और उसके बाद अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि इतने बड़े देश का शासन हम केंद्रीकृत तौर पर नहीं चला सकते हैं। हम सेंट्रलाइज्ड होकर के केवल एक व्यक्ति को विधि बनाने के लिए इतने बड़े क्षेत्र का, जहां पर को इतनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधताएं हैं, इतना ज्यादा यहाँ पर को जातियां हैं, धर्म के लोग हैं, इनके लिए हम एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कानून नहीं बना सकते। जैसे ब्रिटेन में क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था है, भारत में क्या है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसके तहत क्या है, केंद्र अलग एक बॉडी है, प्रांत अलग एक बॉडी है, प्रांतों के पास अपने अपने विषय बनाने के लिए कानून है। तो 1861 में भारत में विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहें, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहें, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने क्या किया, प्रांत क्या करेंगे, अपने अपने कुछ विषय तय कर दिए गए, जिसमें प्रांतों के जो गवर्नर होंगे वो वहां के लिए कानून बनाएंगे। जैसी विधायी परिषद केंद्र में है वैसी वो यहाँ के लिए भी बना सकते हैं। और इस क्रम में बंबई, मद्रास, इन सबको जो है, जितने भी प्रांत थे सबको जो है विधि बनाने की शक्ति दे दी गई, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, तब हम चल के जो है आगे को चीजों को समझेंगे। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, देखो, गवर्नर जनरल को एक शक्ति दे दी गई जिसको कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। और भारत में अध्यादेश जो आपका प्रकाश में आया वो यहीं से आया। अध्यादेश जारी करने की किसको शक्ति दे दी गई, गवर्नर जनरल को यहाँ से अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्होंने दे दी। यानी गवर्नर जनरल की शक्तियों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। देखो, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तो अपना ही, साथ ही साथ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दे दी। यानी विकेंद्रीकरण तो हो रहा है लेकिन गवर्नर जनरल को उसमें क्या रखा जा रहा है, पावरफुल रखा जा रहा है, ठीक है। तो अध्यादेश अभी वर्तमान में देखो राष्ट्रपति जारी कर सकता है, राज्यपाल भी जारी कर सकता है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर हमारा आगे चल करके धीरे धीरे वर्तमान भारत में हम इसको अपनाएंगे, ठीक है। तो ये 1861 का भारत शासन अधिनियम, ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। आज के लेक्चर में 3 अधिनियमों की बात की गई है, 1853, 1858 और 1861। आप ये समझिए कि ग्रुप सी कहें, आप यूकेएसएससी कहें या यूकेपीएससी, आप उस स्तर के यहाँ से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके सीडीएस वगैरह की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस। और जितना डीप आप चलेंगे तो उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, वन लाइनर आपको उतनी जल्दी आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी इस लेक्चर का अच्छे से अध्ययन करें। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे 1861 में कुछ और अधिनियम आए थे, 1862 में, और उसके बाद उच्च न्यायालय अधिनियम आए, और उसके बाद 1892, 1909, 1919 और 1935 इन अधिनियम का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।